अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं आपका मेज़बान सिगिर बाकर। इसराइल ने जिस तरह से ईरान पर हमला किया और इसराइल के हमले में जिस तरह से आप सभी ने देखा कि वो हमेशा की तरह जो निशाना बनाया करता है ईरान के जो आला कमांडर्स थे और फिर इसके साथ साथ साइंटिस्ट थे, दीगर उसमें शहीद हुए, जिसके बाद ईरान की जानिब से भी अब रिटेलिएशन में जो हमला किया गया है वो भी अपनी नौइयत का यानी मुख्तलिफ हमला नज़र आ रहा है। और इसराइल में जो कुछ सूरत हाल बनी हुई है इस वक्त, तेल अवीव का क्या हाल है उस पर नज़र डालेंगे। क्या इस टकराव के नतीजे में खित्ते में हालात बन रहे हैं उस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ खित्ते के रीजन के जो पावर्स हैं उनका क्या रोल नज़र आ रहा है। और इस टकराव के साथ ही जैसे ही दोनों की दरमियान जो टकराव हुआ, पहले इसराइल की जानिब से हमला किया गया, फिर इसराइल का जवाब जो है ईरान ने दिया, तो इस पर मुकम्मल तौर पर यानी जो अरब हुक्मरान हैं उनका क्या रद्दअमल आ रहा है, मुस्लिम हुक्मरान जो हैं मुस्लिम दुनिया यानी ममालिक के, उनकी जानिब से क्या रद्दअमल सामने आ रहा है, यूरोपीय यूनियन का क्या है, अमेरिका का क्या है और भारत का क्या है, और इसके साथ साथ दीगर जो ताकतें हैं उनका क्या रद्दअमल है, और फिर इसके असरात खित्ते में क्या होने जा रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। क्या ये चंद घंटों का मामला रहेगा, 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे या 2-4 दिन, क्या मामला रहेगा, इस पर हमारी नज़र होगी। और इसके असरात क्या होंगे इस पर हम बात करेंगे। और किसकी जानिब से क्या कहा जा रहा है इस पर हमारी नज़र होगी। और ज़रूर हम ये भी देखेंगे बिलखुसूस भारत का भी जो मौक़िफ़ है वो क्या है, इस वजह से कि एक जानिब इसराइल है, दूसरी जानिब ईरान है। और इसी के साथ अगर हम अपनी मीडिया को देखते हैं तो उनका जो नरेशन, उनका जो बयानिया जो सामने आ रहा है वो अजीब सा लग रहा है। तो हम अपने थोड़े भारत के इंटरेस्ट भी इसमें तलाश करेंगे, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो कुछ हुआ, तो एक जानिब हमने अमेरिका को देखा, यूरोप को देखा, और दूसरी जानिब हम रशिया को देख रहे हैं। तो आज हमारी गोदी मीडिया जो जिसको कहा जाता है, बहरहाल वो जिस तरह का नरेशन जो दे रहे हैं इसराइल और ईरान के टकराव के दरमियान, इसी के साथ साथ वो रशिया को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है कहीं ना कहीं कुछ ब्लेम कर रहे हैं, ईरान को भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से ब्लेम कर रहे हैं, और दहशतगर्द ग्रुप्स की जो है हिमायत करने के जैसे इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं। तो हम उस पर भी जो इनकी जानिब से जिस तरह का प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है इस दरमियान, उस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि इस मामले में भारत के इंटरेस्ट भी हम ज़रूर तलाश करेंगे। क्योंकि ईरान से क्या ताल्लुक़ है और इसराइल से क्या ताल्लुक़ है, अमेरिका से क्या ताल्लुक़ है और रशिया से, इन लोगों में यानी इसराइल और ईरान में कौन अहम है, अगर थोड़ा सा परसेंटेज हम दें, और अमेरिका और रशिया में कौन हमारे लिए अहम है, थोड़ा सा अगर परसेंटेज किसी को ज़ायद दें तो उस पर भी हमारी बात होगी। तो बहरहाल मौजूद मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार मैं माजिद साहब। मैं माजिद साहब का स्टूडियो में इस्तेमाल करता हूँ। माजिद साहब माजिद साहब के अलावा सीनियर सहाफ़ी वाहिद नसीम साहब भी हमारे साथ फ़ोन लाइन के जरिए दिल्ली से जुड़ चुके हैं। वाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, दोनों मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा सूरत हाल, वैसे तो हर लम्हा बहुत सारी अपडेट्स मिल रही हैं, लेकिन हम कुछ चंद एक तस्वीर आपको बताएंगे और ये देखेंगे कि क्या कुछ अभी तक मिन जुमला सूरत हाल है। ईरान और इसराइल के दरमियान छिड़ जाने वाली जंग और ताज़ा यानी सूरत हाल पर नज़र तो हम डालेंगे, लेकिन ओवरऑल जो सूरत हाल है उसका जायज़ा लेंगे। नाजायज़ इसराइल के हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने तेल अवीव को दहला कर रख दिया है। तेल अवीव और इसराइल के दीगर इलाकों में इसराइलियों की बड़ी आबादी ज़ेर ज़मीन बंकर्स में पनाह लेने पर मजबूर हो चुकी है। ईरान ने नाजायज़ इसराइल के खिलाफ ड्रोन हमलों के बाद बाज़ाब्ता तौर पर मिसाइलों के जरिए हमले शुरू कर दिए हैं। ईरान के हमलों में इजरायली मीडिया के मुताबिक 4 इजरायली हलाक और दर्जनों जख्मी हुए हैं। अहम इमारतें इमलाक तबाह हुई हैं, जबकि आज़ाद मीडिया ज़राए बिलखुसूस रशिया टुडे के मुताबिक ईरान के मिसाइल हमलों में बड़ी तादाद में इजरायली यानी हलाक भी हुए हैं। कई एक ज़राए से जो है ये खबरें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जबकि इसराइल की जानिब से इस बात की तौसीक़ नहीं की गई है। फारस न्यूज़ ने ईरानी फ़ौजी ज़राए के हवाले से कहा है कि खलीज में वाक़े अमरीकी अड्डे बहुत जल्द इस शोले की नज़र होंगे। आने वाले दिनों में जंग बहुत फैलेगी, इस खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों तक ये जंग जा पहुंचेगी। इसराइल और अमरीका अपने जुल्म व बर्बरियत की सज़ा पाएंगे, वो इसके लिए तैयार रहें। आरटी न्यूज़ के मुताबिक ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स के हमलों में रमतगान में यानी जो तेल अवीव का इलाका है, इसराइल के अहम दिफाई मराकज़ को तबाह किया गया।
तेल अवीव के रोशोन लेजोन का मंजर गाजा की इमारतों जैसा आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इजरायलियों को खौफ और दहशत के आलम में देखा जा रहा है। ईरानी मिसाइल्स के इजरायली फिजा में पहुंचते ही न सिर्फ सायरन बज उठे बल्कि इजरायली दिफाई सिस्टम एरोनडोम भी बाज मकामात पर नाकारा बताया गया। ईरानी मिसाइल्स के धमाकों ने इसराइल में कोराम बपा किया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों के जरिए इजरायली मराकज को निशाना बनाया। इसराइल ने दावा किया है कि इसने ईरानी मिसाइल्स फिजा में ही तबाह कर दिए हैं। बाज निशानों के नतीजे इसराइल के मरकजी इलाके रेशोन, लेजोन और रमदगान में नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं, ये गाजा की नहीं है बल्कि ये इसराइल के तेल अवीव की हैं। सुप्रीम लीडर ईरान आयतुल्लाह अली खामेनेई ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा है कि इसराइल इसके जुर्म की गुमान से ज़ायद सज़ा पाएगा। वाज़र इसराइली हमले में ईरान के सिपाह यानी पासदार इनकलाब के चीफ, फ़िज़ाइया चीफ, 6 साइंसदान, बड़े फौजी जर्नल्स के बशमूल यानी 20 अहम शख्सियात शहीद हुए हैं। और इसराइल की जानिब से आज दूसरे दिन भी ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए गए। ईरान ने कहा है कि इसराइली हमले में 78 ईरानी शहीद हुए हैं, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। 320 अफराद जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से मुतवातर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों में ईरानी दिफाई ठिकानों और जौहरी सहूलतकार मराकिज़ को निशाना बनाया गया है। नाजायज़ इसराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के खिलाफ हस्बे यानी ज़रूरत मिलिट्री ऑपरेशन तवील बुनियादों पर जारी रहेगा। इसी दौरान अमेरिका ने इजरायली हमलों से खुद की दूरी बनाए रखने की कोशिश की है। इजरायली हमलों के बाद अमेरिकी सदर ने ईरान को धमकाते हुए कहा कि जौहरी डील को ईरान कबूल करे, इससे कबल के सब कुछ ख़त्म हो जाए। 60 दिनों का वक्त दिया गया था। बहरहाल 61वें दिन जो इसराइल ने करना था आपने देख लिया, क्योंकि ट्रंप की जानिब से 60 दिनों की डील के लिए कहा गया था। अमेरिका ने खुद को इसराइली हमलों से दूर रखने की कोशिश की है, लेकिन साथ ही कहा है कि वो ईरान के हमलों पर इसराइल का दिफा करेगा। ख्याल रहे, ईरान ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा है कि हमलों में शमूलियत पर खित्ते में मौजूद अमरीकी ठिकानों, बहरी बेड़ों को निशाना बनाया जाएगा। ईरान ने बरतानिया, फ्रांस और दीगर मगरबी ताकतों को भी खबरदार कर दिया है। और इसी दौरान आपको बता दें, फ़लस्तीन के गजा, मगरबी किनारा और यमन में ईरानी हमलों का इस्तक़बाल करते हुए आवाम को मसरूर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर फ़लस्तीनी और यमनियों की जानिब से अपने जज्बात का इजहार करते हुए ईरान से यकजहती का इजहार किया जा रहा है। कई एक मकामात पर इसराइल मुखालिफ और ईरान की तायद में मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। और इसी दौरान पाकिस्तान ने ईरान की तायद व हिमायत का ऐलान करते हुए कहा है कि ईरानी हमारे भाई हैं, हम ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तानी कौमी असम्बली को मुखातब करते हुए कहा है कि आजमाइश की घड़ी में हम हर सतह पर ईरान के साथ हैं। हम ईरानी मफादात और ईरानियों की हिफाजत करेंगे। ईरानी हमारे भाई हैं, हम इनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आलमी तंजीम इस्लामी कॉन्फ्रेंस OIC के हंगामी इजलास को तलब करने का मुतालबा किया है ताकि इसराइल के खिलाफ तमाम मुस्लिम ममालिक अपनी हिकमत अमली तैयार कर सकें। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी कौमी असम्बली को मुखातब करते हुए ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। और सऊदी अरब समेत दीगर अरब ममालिक ने भी ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की है। इसी दौरान सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कहा है कि ईरान में हालात मामूल पर आने तक सऊदी अरब में मौजूद ईरानी ज़ायरीन हमारे मेहमान हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक शाह सलमान ने सरकारी फरमान जारी करते हुए मुमलकत सऊदी अरबिया के इंतज़ामिया को हिदायत दी है कि ईरान के तमाम उन बाशिंदगान को हर किस्म की मदद फराहम की जाए जो हज व उम्रा के लिए सऊदी अरब आए हुए हैं। जब तक ईरान में हालात मामूल पर नहीं आते, ईरानी हुज्जाज या फिर जो अज़्म उम्रा करने के लिए आज़िम है, ये हमारे मेहमान हैं, उनका मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाए। तो नाज़रीन, बहरहाल ये यानी कि सरसरी तौर पर ये सूरत हाल है। मैं माजिद साहब से आगाज़ करूँगा। माजिद साहब किस तरह से सूरत हाल को देख रहे हैं, एक मजमूई अगर सूरत हाल का आप जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद वाहिद साहब की तरफ जाऊँगा। मुख्तसर और जामे हम कोशिश करेंगे हम पॉइंट्स पर बात करें। जी भाई साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं हर सुबह उम्मीद लेकर बेदार होता हूँ कि सुबह की किरण अच्छी होगी,
तो एक तवील अरसे के बाद वो सुबह की एक थोड़ी सी जो है रोशनी दिखी मुझे आज। जी कल देख रहा था, बड़ा मुझे भी और आपको भी बड़ा सदमा हो रहा था कि पासदारान इनकलाब के सरबरा जो है हुसैन सलामी और मुसल्लह फ़ौज के सरबरा मोहम्मद बाकर जी और 6 साइंसदान, ये जो है इतनी बड़ा स्ट्राइक हुआ, इतना चीज़ हो गई। उसके बाद तकब्बुर देख रहा था जालिम नेतन्याहू का कि ये तो हमारी शुरुआत है, बहुत फ़ख्र के साथ कह रहा था। और आज मैं जब देख रहा था, अभी थोड़ी देर पहले हिस्ट्री का पोर्टल देख कर आया जो उसने दीगर एजेंसियों के ज़रिए, जिसमें अल जज़ीरा है, BBC है, उसके हवाले से कहा कि 3 एयरबेस को अभी निशाना बनाया गया है इसराइल के, जो मज़ाइल हैं जिसके जो है बैलिस्टिक मज़ाइल। फिर मैंने देखा कि बैलिस्टिक मज़ाइल होते कैसे हैं, तो खैर वो अलग सवाल है, उसकी कैफियत क्या है। लेकिन हिट करना ये आज मालूम हुआ है लोगों को कि गज़ा में कुछ, उसकी एक छोटी सी हल्की एक झलक दिखी है, गज़ा की झलक आप अभी बता रहे थे। तो ये जालिम को उसका जो है अंजाम भुगतना ही होगा, चाहे इसके अमेरिका तायद में आए या कोई और तायद में आए। जब एक इनकलाबी होता है तो कुछ लोगों का मानना है कि काफ़ी देर हुई गई, ये जब क़ासिम सुलेमानी के वक्त ये शुरू किया था, जैसा कि अभी जो उसको ऑपरेशन जो कहा गया ना, ट्रू प्रॉमिस 3 कह के ये जो ऑपरेशन का दिया गया था, ये ऑपरेशन लास्ट ईयर भी दिया गया था जब दमिश्क पे इनके सिफारत घर पर जो कुछ मामला हुआ था। तो खैर ये अभी जंग नहीं है कह रहा है, ये तो एक ऑपरेशन है, ये जंग में बदल सकती है, क्योंकि जिस तरीके से जो हज़मियत उठानी पड़ी, जो कुछ हो रहा। और आप देखिए, आप भी देख रहे हैं, आप हमारे वाहिद साहब भी एक पत्रकार हैं, आप भी एक अच्छे पत्रकार हैं, तो ईरान में जो जो नुकसान हो रहा है उसकी सारी तफसील दी जा रही है। ईरान का जो मीडिया है, ईरान का TV है, ईरान का सरकारी मीडिया भी है जी, हमारे इतने लोग शहीद हो गए, हमारे इतने लोग फलां हो गए, हमारे इधर छुपाया नहीं गया। दूसरी तरफ तिल अबीब का मीडिया देखिए, सारी चीज़ों को छुपा रहा है, खाली जो ज़्यादा जो ज़ाहिरी तौर पर सामने आ रहा है उसी को तस्दीक की जा रही है, हाँ ये हुआ ये हुआ। खुद से वो जो बुलेटिन जारी किया जाना था, जैसा कि ईरान की तरफ से जो सरकारी बुलेटिन जारी किया जा रहा है, तो ये फ़र्क होता है। देखिए, ये सदाकत और सहाफ़त जो होती है ना, इस नौइयत की होती है। तो मैं समझता हूँ कि एक करवट ज़रूरी था ये, चूँकि इतने लोगों की तकरीबन 60,000 के करीब, उससे बढ़ के होंगे जो शहीद हुए फ़लस्तीन में, और आज भी बर्बरी जारी रही इसकी इस हद तक। और दूसरी तरफ मुझे दुख है जॉर्डन और इजिप्ट के ऊपर। जॉर्डन ने यह दावा किया है कि उसने कई मज़ाइलों को मार गिराया, कई ड्रोन्स को मार गिराया ईरान के। वजह क्या है? नहीं, उसने हमारे फ़ज़ाई हुदूद को जो है फलांग किया है, और इराक़ का जो फ़ज़ाई हुदूद भी बंद कर दिया गया, चूँकि यहाँ दोनों भी अमेरिका के वाशिंगटन के पिट्ठू बैठे हुए हैं। और तीसरी तरफ इजिप्ट जी, उसने भी कहा कि नहीं, मेरे भी फ़ज़ाई जो है उसको मैंने तहदीद लगा दी है। यानी अगर ये नहीं होता, जॉर्डन के सिम से जो आ रहा, चूँकि ईरान को इसराइल तक पहुंचना या इसराइल को ईरान तक पहुंचना एक लंबा फासला तय करना पड़ता है। ये 40-5 शहरों में तो 5,000 किलोमीटर का फासला पड़ रहा है। तो यानी दूसरा, सीरिया को जो रोक कर जो रसदाद आ सकती थी इसराइल की सरहद तक, जो लबनान से जुड़ती थी, उसमें एक पिट्ठू सरकार को बिठाकर वो भी एक उसकी रसद बंद कर दी गई, वरना ये हिजबुल्लाह भी शुरू हो जाते थे। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन ये एक उम्मीद की किरण है कि तकब्बुर, जुल्म, ज़्यादती, नस्ल कुशी, ये जो चीज़ें हैं। और आप हिंदुस्तान के मौक़िफ़ के बारे में कहें, आएंगे हम जी भाई साहब, बिल्कुल आएंगे उस तरफ। मैं भाई साहब आपसे जानना चाहूँगा कि अभी बहरहाल उधर से हमला हुआ, फिर इधर से हमला हुआ, लेकिन आज के प्रोग्राम का भी उन्वान हमने दिया है इजराइल व ईरान का जो टकराव है, जंग है, आगे क्या होगा। तो आगे के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये जो अभी हम एस्केलेशन देख रहे हैं, ये क्या 24 घंटे, 72 घंटे, 3 दिन, 4 दिन का है, या इसको आप कुछ आगे जो है देख रहे हैं, आगे तक जाता हुआ देख रहे हैं? किस तरह से अभी क्या लग रहा है, मतलब अगर देखें हम? ये बहुत संजीदा मैटर है, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा। अच्छा, बेसिकली ये लास्ट प्लान है। एक हफ्ता पहले मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने बताया था कि लास्ट थर्ड वर्ल्ड वॉर एपिक सेंटर ईरान होगा और इस पर इजराइल हमला करेगा। वो यूट्यूब पर मौजूद है। तो ये युद्ध से पहले भी मैंने इसकी भविष्यवाणी कर दी थी, और वो एपिसोड अभी मौजूद है, मेरे ख्याल से 10 या 15 दिन पहले का जी। तो मैं अब आपको ये तो बता दूं कि क्योंकि ये प्लान का हिस्सा है, मैं उसी हिसाब से आपको बता रहा हूँ। जो हम देख रहे हैं वो भी देखें।
जी। फुटप्रिंट ये है कि ईरान की तरफ से जो ऐलान किया गया है कि जहां जहां देखिए ब्रिटेन को, फ्रांस को कह दिया गया है कि तुम अगर इसकी हिफाजत करोगे या एयर डिफेंस में भी साथ दोगे तो फिर हमले तुम पर किए जाएंगे, तुम्हारे जहां मफाद हैं गल्फ में वहां किए जाएंगे। जी। अलबत्ता देखिए कुवैत में, कतर में, सऊदी में, सब जगह तो अमेरिका के अड्डे हैं और अमेरिका ने जिस तरह 300 मिसाइल, और वो भी हेल मतलब वो जहन्नुम के नाम से मिसाइल जाने जाते हैं जो लेजर गाइडेड चलते हैं, बहुत खतरनाक, वो हमले से पहले जो डिलीवर किए हैं, ये सारी चीजें सामने है कि इसमें अमेरिका बदस्तूर इन्वॉल्व है। वो अलग विश्लेषण का मामला है कि ट्रंप इसमें कितना इन्वॉल्व है कितना नहीं है, मगर डीप स्टेट अमेरिका बाकायदा जो इजराइल को बनाने, बचाते और चलाते आई है, वो पूरी तरह से 100% इन्वॉल्व है, वो बैकआउट नहीं। अच्छा भाई साहब, कितनी दोहरी किस्म की बात है। मैं माजिद साहब से भी चाहूंगा, आपसे भी चाहूंगा कि एक जानिब आप यानी खुले तौर पर धमका रहे हैं कि डील को मान लो, अब भी वक्त है, अदरवाइज सब कुछ खत्म हो जाएगा, और दूसरी जानिब ये कह रहे हैं कि इस हमले से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तीसरी जानिब ये भी कह रहे हैं कि 60 दिन की मोहलत हमने दी थी, अभी तक आपने यानी हमारी बात को नहीं माना। ये है डोनाल्ड ट्रंप साहब जी। नहीं, ये बात आप डोनाल्ड ट्रंप की मजबूरी को आप समझें। ये बात मैं पहले ही कह चुका हूं कि अमेरिका में 2 डीप स्टेट हो चुके हैं जो टकराव का कारण बने हुए हैं, क्योंकि अमेरिका खुद गृह युद्ध के कगार पर है। वहां ट्रंप की नहीं चल रही है, मगर वो वहां का प्रेसिडेंट है और वो अपने ऑर्डर या अपनी चीजें जो है वो अपने साथियों को बैठ के वो ऑर्डर करता है, मगर सिस्टम बात को नहीं मान रहा है। तो सिस्टम जो एक्शन ले रहा है उसको वही मुंह से बोलना पड़ रहा है। ये बात मैं बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई आदमी नहीं बोलेगा, ये कुछ दिनों के अंदर आपके सामने आ जाएगी, क्योंकि टूटेगा अमेरिका भी। ये अलग बात है, क्योंकि वो जो सेंटेंस बोल रहा है, वो जो प्लान तैयार किया गया था उसमें बाकायदा ये तो बहुत पहले से, मतलब सोमालिया से लेके और आपको बता दूं कि सूडान और लीबिया और इराक और ये सब जिस स्टडी का हिस्सा है एक 1 by 1, उसका जो आखिरी थर्ड वर्ल्ड वॉर एपिक सेंटर है, उसको ईरान को बाकायदा इजराइल के हमले द्वारा ही डिजाइन किया गया है। और ये बात तो मैं ईद से पहले के प्रोग्राम में कह चुका हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आजकल आपको कह रहा हूँ ये बात। तो ये जब तक तो युद्ध शुरू हुआ ही नहीं था, मिसाइल चली ही नहीं थी, तब मैंने बताया था अब होगा और ये होने वाला है और ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में बदल जाएगा, क्योंकि ये उनका प्लान है। अब आपको इसका सबूत एक और देता हूँ कि एक बहुत बड़े जनरल ने जो है व्लादिमीर पुतिन से मांग कर दी है कि हमें तुरंत 10 लाख फौजियों को तैयार कर लेना चाहिए, क्योंकि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ बढ़ चुके हैं और जल्दी ही हमें अपनी सेना को भारी भर्तियों के साथ जो है उसे बहुत इंक्रीज कर लेना चाहिए। वॉर है, थर्ड वर्ल्ड वॉर है, और ये हम जो है उस तरफ निकल चुके हैं। तो इजराइल ने जो कुछ किया वो अलग बात है। देखिए मतलब आप एक बात समझें, इजराइल में जो अपनी ताकत है, वो ताकत, ये हमला कैसे किया गया, हमें ईमानदारी से बात करनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि हम जज्बाती ज्यादा होते हैं और हम सिर्फ जज्बात के आधार पर बात करते हैं। इजराइल में ये बेसिकली एक टेररिस्ट हमला था, सबसे पहला टेररिस्ट हमला किया गया ईरान के ऊपर, उसके बाद अटैक किया गया। तो ये जो हमला टेररिस्ट अटैक था, क्योंकि इसी तरह के जब दूसरी जगह पर कहीं बम फिट करके, कहीं पर घरों में बम फिट करके हमले किए जाते हैं, उन्हें आतंकवादी हमले कहा जाता है। तो जितने साइंटिस्ट थे कीमती, जितने जर्नल थे कीमती, जितने एयर चीफ, आर्मी चीफ, कुद्दस चीफ, सबको एक साथ मार दिया। किसने मारा? वो लोग कौन थे? वो मुसलमान ही तो थे, वो ईरानी तो थे, वो ईरान की कौम नहीं तो थे। ये बात आप समझने की कोशिश करें कि कोई ईरान के अंदर समाज में बहुत बड़ा बंटवारा है और सचमुच वहाँ की 50% से ज्यादा आबादी इजराइल को चाहती है। वहाँ के लोग जो है आजादी चाहते हैं, वो कुछ लोग इस्लाम तर्क करने के लिए तैयार हैं। ये बात मैं प्रैक्टिकल जो ईरानी लोगों से मैंने बात की, मैं बाकर साहब नहीं, ये तो भाई साहब इसे ये तो जो है ठीक है, थोड़ा मतलब आज़ाद ख्याल बात हर जगह पर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जिस तरह से आप कह रहे हैं। ये तो नरेशन, ये तो चाहता है इजराइल यही चाह रहा है, यही मैसेज देना चाह रहा है कि ईरान में जो है लोग चाहते हैं कि वहाँ के रेजिम चेंज हो। यही तो चल रहा है ना भाई साहब, अमेरिका भी यही चाह रहा है कि रेजिम चेंज हो और ये बात सामने आए कि ईरान में लोग खुद जो है वहाँ की हुकूमत नहीं चाहते हैं। तो ये नई बात नहीं है भाई साहब। नहीं करेंगे वो, अभी रिजीम भी चेंज नहीं करेंगे। रिजीम चेंज के लिए आह्वान कर रहे हैं, मगर रिजीम ठीक है। माजिद साहब से इस हवाले से जान लेते हैं हम। नहीं, यहाँ देखिए आज पूरे इंटरनेशनल मीडिया में एक बात कही गई है कि मोसाद का
ईरान के अंदर जो रोल रहा, हम्म, ये जो हलाकतें हुई यानी आर्मी चीफ की या पासदार इनकलाब के चीफ की, साइंसदानों की, वो बमों के स्ट्राइक से नहीं हुई है। जी हाँ। ये बात माना। उसके बाद उनके हौसले इतने बुलंद हो गए कि हमने पूरी सफ़े हस्ती की जो पहली पीढ़ी थी उसको ख़त्म कर दिया है। वही वो तकब्बुर में वो बोल रहा था ना नेतन्याहू। तो दरअसल वो प्लाट था, एक प्लान बनाया गया था, एक प्लाट था वो, जो प्लाट के तहत मोसाद का इस्तेमाल किया गया और उसकी आज बैनुल-अक़वामी अखबारात ने तस्दीक की कि काफ़ी अरसे से काम कर रहे थे और ये कई दिन से इसमें लगे हुए थे, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। उन्होंने मौका देखा और जैसे ही कामयाबी मिली स्ट्राइक शुरू हो गई। ये देखिए, ये स्ट्राइक से नहीं हुआ है। आप देखिए बैनुल-अक़वामी जो तजिया निगार हैं, जो डिफेंस के तजिया निगार हैं, खैर देखिए मीडिया कितना आज़ाद है आप भी बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन आपने एक बात कही थर्ड वर्ल्ड वार की। मैं समझता हूँ कि जून 2023 में ही इसकी इब्तिदा हुई, उसके बाद अक्टूबर 2023 में एक और पीढ़ी शुरू हुई। अब ये तीसरी यानी पायदान कहते हैं ना, तीसरा जो कदम जी। ये है, ये आगे बढ़ता जाएगा। शुरुआत तो 2023 से हो चुकी है इसकी, मैं जहाँ तक मेरा एक तजिया है, लेकिन चूंकि देखिए पहली जंग अजीम भी इतनी एकदम नहीं हुई थी। पहली जंग अजीम कहा गया है उसको, वो उसमें 5 साल या 5.5 साल लगे। दूसरी जंग अजीम में 6 साल लगे। आप देखिए, अब जो भी है सीक्वेंस ऐसा ही नहीं बना, सीक्वेंस एक के बाद एक के बाद एक के बाद होते हुए उसमें कई ममालिक शामिल हो गए। तो इस तरीके से पहले रूस यूक्रेन, उसके बाद गजा, जी। उसके साथ यमन वगैरह को मिला ले। अब ये तीसरा जो पड़ाव है, तीसरी जंग अजीम की इब्तिदा का पड़ाव है। अभी हम इसको नहीं कह सकते कि तीसरी जंग अजीम है, लेकिन जो शुरुआत हुई है, जो भी चीज़ की शुरुआत होती है वो कहीं ना कहीं सीक्वेंस से होती है। तो ये तीसरा सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस इंतहाई अहमियत का, पिवटल कहते हैं, जैसा कि बिल्कुल एक ऐसा मरहला, इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि इसके साथ कितने शामिल होंगे या नहीं होंगे, या फिर ये तीसरी जंग डिक्लेयर होगी नहीं होगी, ये एक टर्म की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये यकीनन अमलन तौर पर तीसरी जंग का यह शुरुआत का एक तीसरा पायदान है, तीसरी मंजिल है, जो अब इसकी वजह से हुई है। तो यकीनन देखिए, ये बात अलग है कि इंटरनली जो ईरान की बात अलग है, लेकिन यकीनन मैं पैनल से चाहूंगा कि आज के विजुअल्स चलाएं कश्मीर वाले। जी भाई साहब। हर उसमें तो मैं समझता हूँ कि ये जो मामला हुआ, ये इसराइल समझा कि हमने जो है पहली सबको ख़त्म कर दिया, अब ईरान को तो हम खा जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो उनका जो ऑपरेशन शुरू हुआ, उसके बाद उसकी आंखें खुल गई और आज अभी लेटेस्ट मैं समझता हूँ कि अपडेट अभी आपको भी 8-10 मिनट में आ जाएगा जी। उसमें और स्ट्राइक हुई है, इनकी भी स्ट्राइक हुई, लेकिन इन्होंने ये ऐलान किया है कि हमने तेहरान को महफूज कर दिया है फ़ज़ाई तौर पर। उसके लिए हमने जो भी टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल कर दिया। अब शायद हम उनको बराबर उसका जवाब देंगे और उसके लिए उन्होंने F-35 नाम के 2 तैयारों की शिनाख्त की है, जो उन्होंने अपने जो है तेहरान पर जो उसके वक्त जो है जब स्ट्राइक हो रही थी उसको गिरा दिया है। तो ये उनका दावा है, तो उसकी तस्वीर भी जो है दी गई है। दूसरी जो दावा है कि इनके 3 एयरबेस पर, तिल अबीब के और दूसरे इलाकों में, जो शुमाली इलाके में जहाज़ कर, वहाँ हमने एयरबेस पर हमले किए हैं। अब इसकी कितनी कैजुअल्टी हुई, क्या हुई, वो तफसील उसकी नहीं दी गई। तो अभी तो ये बताना है कि इसमें शिद्दत ज़रूर होगी और ये शर्मिंदगी हो रही इसराइल को कि हमने कहा कि हमने सोचा था कि पहली सफ़ उड़ चुकी है, लेकिन देखिए ईरान की जो स्ट्रेटजी थी उसने दूसरी सफ़ को पहले से ही तैयार रखा था। अब आप देखिए, मिनट नहीं लगा रिप्लेस करने में। हालांकि ये दोनों इलाइट फोर्स, एक तो पूरे आर्मी का चीफ है, दूसरा जो इलाइट फोर्स है रेवोल्यूशनरी गार्ड का जो होता है, तो यानी उनको रिप्लेस करने में मिनट नहीं लगे, उनको सोचना नहीं पड़ा। जी। और उसके साथ इसी हवाले से मैं कहूँगा कि क्योंकि ब्रेक पर भी हमको जाना है, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, आज ही सुबह मेरी जो है बात इस्लामिक स्कॉलर और जो है यानी तज्जियाकार भी हैं, सियासी और गहरी नज़र रखते हैं ईरान की जो सूरत हाल है, मौलाना सैयद तक़ी रज़ा आबिदी, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सवाल था मेरा जो कि इतना क्रीमी लेयर है और उनको जो है इजराइल ने निशाना बनाया, इससे पहले भी बनाया, तो उन्होंने कहा कि ईरान को इतना तजुर्बा है, अगर हम जंग की बात करें, मैदान जंग की बात करें, और जो रेवोल्यूशन हुआ या फिर ईरान इराक़ की जंग हुई, उसके बाद भी जो तहदीदात है, जो उसके बाद भी जो इनकी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिस तरह से जो है यानी चाहे वो हमास के हवाले से हो, हूसियों के हवाले से, तो उन्होंने ये कहा कि ईरान
सिर्फ चंद एक शख्सियात पर मुनहसर नहीं है, बल्कि अगर जनरल्स की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा उन्होंने कहा कि जनरल्स हैं। यानी दूसरे ममालिक में हो सकता है कुछ होंगे अगर उनकी पब्लिक का रेशो अगर हम देखें, लेकिन यहाँ पर आलम यह है कि हर यानी हज़ारों की तादाद में यानी मैदान जंग का तजुर्बा रखने वाले जनरल्स कर्नल्स हैं। अगर कोई इसमें शहीद होते हैं तो फौरी तौर पर दूसरे तैयार हैं, और वो भी जहाद यानी अपने शहादत का जज्बा लिए वो तैयार हैं। और जो रिटायर्ड हो गए हैं वो भी जो है शहादत का जज्बा लिए हुए थे, इसी वजह से वो ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह पर जो है तवज्जो नहीं देते। एक छोटा सा नाज़रीन हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो जंग, जिस तरह से वाहिद साहब ने भी कहा, माजिद साहब ने भी कहा, तो सवाल यहाँ पर ये हो रहा है कि इस टकराव का अंदाज क्या होगा। क्या कन्वेंशनल ऐसा कोई मामला होगा, या फिर वक्त यानी थोड़ा सा जो है वक्फा आएगा और फिर एक दूसरे पर जवाबी कार्रवाई इस तरह का होगा, या फिर वाकई कोई जंग होगी। और बहरहाल भाई साहब तो कह रहे हैं कि आलमी जंग के खदशात हैं, लेकिन किस तरह से होंगे। भाई साहब ने कहा कि फौरी तौर पर होंगे या फिर कुछ आगे भी मराहिल इसके हैं, उस पर हम बात करेंगे और उसके असरात क्या होंगे, और साथ ही साथ भारत के जो इंटरेस्ट हैं उस पर भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। मैं वाहिद साहब की तरफ जाऊंगा, फिर माजिद साहब की तरफ भी जाऊंगा। वाहिद साहब, बहरहाल क्या मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा, अगर हम फौरी तौर पर अगर मौक़िफ़ देखें तो अभी यानी एक तो अमेरिका का तो फिर वाज़ेह तौर पर है कि अमेरिका इसराइल के साथ हमेशा रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप की बात आप जिस तरह से कह रहे हैं वो मुख्तलिफ है, लेकिन अगर हम रशिया का, चाइना का, भारत का नहीं पूछूंगा, रशिया का, चाइना का अगर हम देखें तो किस तरह से आप क्या लग रहा है आपको जो हमला हुआ इसमें जो उनका मौका सामने। पहली बात आपको ये जान लेनी चाहिए कि व्लादिमीर पुतिन की और पजेश्किन की बातचीत के बाद ही ईरान ने रिटेलिएट शुरू किया। ठीक, उससे पहले रिटेलिएट नहीं किया। जब रशिया में जो रशियन राष्ट्रपति और ईरान के राष्ट्रपति की फोन पर बातचीत हुई, उसके तुरंत बाद जो है हमले शुरू कर दिए थे, उससे पहले हमला नहीं किया। सवाल ये उठता है कि देखिए बहुत अब आप अपने क्या सुनना चाहते हैं वो अलग बात है, पर मैं जो जानता हूँ मैं वही बोलूंगा। मेरा ये मानना है कि ईरान की थोड़ी सी एक मौका परस्ती की वजह से चाइना और रशिया एक कदम पीछे थे। इसीलिए इससे पहले आप जानते हैं कि अमेरिका, इजराइल सब ने यही इसी तरह का हमला करने का वादा करके हमला किया था और एक मिसाइल भी जमीन पर नहीं गिरा था। फिर इस बार ऐसा क्या हुआ कि जो है सब कुछ फेल हो गया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ युद्ध का मैदान जो है वो बहुत कुछ नहीं होता है। ये 5th और 6th जनरेशन वारफेयर है बाकर साहब। इसमें इंटेलिजेंस बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, जिसमें चाइना और रशिया के जो इंटरनेट हैकिंग सिस्टम्स हैं, जैमिंग सिस्टम है, उनके सैटेलाइट्स की पूरी वर्ल्ड के अंदर चेन है फैली हुई, और किस तरीके से वो कहाँ क्या जाम करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किस हथियार को चलने देते हैं, किसको नहीं चलने देते हैं, ये सारा का सारा मिलजुल कर जब एक ऑपरेशन किया जाता है तो उसकी बात अलग होती है। और एक अकेला नेशन इस तरह के अमेरिका के, उनके पूरे साइंटिफिक निजाम के और इजराइल के साइंटिफिक निजाम के सामने जो है वो इसीलिए जो है धराशायी हो गया, क्योंकि वो परमाणु समझौते पर डील में लगभग ये तय हो चुका था कि जो कल इतवार का दिन होगा, ये इस डील को ईरान 100% मान लेता। ये खबरें छपना शुरू हो चुकी थी कुछ थोड़ी सी तरमीम के साथ, और ये नहीं होने दे रहा था। दूसरी एंटी ट्रंप और एंटी व्लादिमीर पुतिन, ये एक ही पाला है। इसके जो खिलाफ वाली रिजीम है वो ये नहीं चाहती है, वो दुनिया को परमाणु युद्ध में धकेलना ही चाहती है। तो ये बात मतलब मैं आज नहीं कह रहा हूँ ना, ये घटना होने से 8 दिन पहले का एपिसोड है, पब्लिक वॉइस यूट्यूब चैनल पे जाकर देखे मेरे। बात ये आज मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं तो इस पे बिल्कुल तस्वीर खींच चुका हूँ इसकी। अब आप आगे बताता हूँ। अब जो इस वक्त लावरोव की तरफ से कहा गया है, चाइना की तरफ से कहा गया है, बल्कि बहुत सख्त बयान रशिया की तरफ से आ गया है कि हम किसी भी सूरत में ईरान के खिलाफ ये जारियत अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसका मतलब है कि अगले 24 से 48 घंटों में रूस सक्रिय हो सकता है, जो कि उसके बाद मैं 3rd वर्ल्ड वॉर की जो आपको एपिक सेंटर बता रहा हूँ वो कोई हवा में थोड़ी बता रहा हूँ, मैं अगले एक्शन प्लान के हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ। सवाल ये लेकिन माजरत यूक्रेन का इतना बड़ा वॉर हुआ जो यहाँ से भी जायद था, वहाँ पर इतना मामला नहीं हो गया। अब यहाँ पर हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर तक बात पहुँच जाएगी, क्योंकि
वहां पर तो यूरोप था। ये इसलिए वर्ल्ड वॉर तक पहुंच जाएगी, माफ करना, कि आपको, मैं तो कह रहा हूँ कि बुरा लग सकता है ना, मैं कहता हूँ ये लगभग अगर हम पब्लिक को छोड़ देते हैं तो सभी उन्हीं के बिठाए हुए घोड़े हैं। ये अलग बात है कि सऊदी अरब ईरान को रिटेलिएट नहीं करेगा, तो जो है जॉर्डन भी क्या रिटेलिएट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मगर यहाँ पर जो अमेरिकी अड्डे हैं इन पर बहुत जल्द आप हमले होते हुए देखेंगे, और इन हमलों में इन देशों को जबरदस्ती शामिल नहीं किया जाएगा, मगर इन्हीं जगह से सीधे सीधे ऑपरेशन करके कुछ ना कुछ मदद लेके या रिजीम, अगर जो आप सोचिए कि ईरान के तमाम अस्करी लीडरशिप को एक झटके में, एक घंटे में उड़ा दिया जाता है, तो इनके तो यहाँ खुले मोसाद के और CIA के अड्डे खुले हुए हैं, तो इनके यहाँ तो इसका मतलब जितने भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या बादशाह बैठे हुए हैं वो मोसाद की रिवॉल्वर की नोक पे है पूरी तरह से, तो वो क्या बोल पाएंगे। सवाल ये है, ये सिचुएशन को आप समझें। अब एक बात, एक सवाल उठाया गया, आपको एक बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूँ। अलेक्जेंडर दुगिन ने ये कहा कल, ये रात को इंडियन टाइम के हिसाब से 1:10 पे ये कहा अलेक्जेंडर दुगिन ने कि ईरान अगर ये हमले करके नुकसान पहुंचाता है तो लोग खुशी मनाएंगे, मगर इसको मैं मैनिपुलेशन मानूंगा। अगर ईरान सचमुच जो है इस बार को चाह रहा है और वो इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा नहीं है, उसका हिस्सा भी बताऊंगा, बर्दाश्त करिएगा, फिर सवाल कर लीजिएगा, पहले पूरा सुन लीजिएगा ठंडे दिमाग से, पीछे मत बोलिएगा। अगर, क्योंकि अलेक्जेंडर दुगिन कौन है, पुतिन ही है, तो वो ये बात कह रहा है कि जब तक आप स्ट्रोविच या बेनगवीर या नेतन्याहू को निशाना बनाकर कत्ल नहीं करते हो, तो उसे उड़ा नहीं देते हो, तो इसका मतलब सिर्फ फेस सेविंग ड्रामेबाजी होगी उस नुकसान के लिए जो पहले से ही इजराइल जिसके लिए तैयार है। लोग तालियां पीटेंगे, भेड़े तालियां पीटेंगी, खुशियां मनाएंगी, सब कुछ होंगी। तुम्हारे नेता बाकायदा जो है वो मारता चला आया है। मगर ये सवाल मेरा पहले भी था और आज भी था। 2020 में जनरल सुलेमानी, कासिम सुलेमानी को शहीद कर दिया जाता है, कितनी बड़ी पोस्ट थी वो। नेक्स्ट टू खमेनी साहब, उसके बाद यहाँ पर मोहसिन फाकरी को भी जो है, फकीरजादे को भी जो है शहीद कर दिया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि रईसी साहब का हेलीकॉप्टर चला जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि इस्माइल हानिया को भी यहाँ पर उड़ा दिया जाता है। इसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर पूरी हमास की टॉप लीडरशिप को उड़ा दिया जाता है। उसके बाद आप देखते हैं हिजबुल्लाह के हसन नसरुल्लाह साहब को उड़ा दिया जाता है, और उसके जो पकड़ के देता है रशिया कानी साहब को, उसे महफिलों में शामिल करवाया जाता है ईरान की, यानी उसको कोई सजा नहीं दी जाती, जो खुला ये बात साबित हो जाता है कि मोसाद का एजेंट है। आप जानते हैं अहमदीनेजाद ने कहा कि मैंने मोसाद के खिलाफ एक यूनिट बनाई थी अपने राष्ट्रपति काल में, और मैंने जिसको उसका चीफ चुना था वो पाया गया। वो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्स राष्ट्रपति कह रहा है ईरान का कि वो खुद मोसाद का एजेंट था, जिसे मैंने जो है मोसाद के खिलाफ जो है चीफ बनाया था अपने यहाँ पे। ये चीजों को आप समझें। आज देखें, मतलब आयतुल्लाह खमेनी साहब को खराच भी नहीं आती, उनके महल पे झूठ मूठ का एक मिसाइल फेंका जाता है। बाकी जब वो सारी की सारी लीडरशिप को उड़ा सकते हैं, हानिया को उसके घर में उड़ा सकते हैं, आपके मतलब जो आर्मी चीफ है उसको उड़ा दिया, आपके एयर चीफ को उड़ा दिया, आपके परमाणु चीफ को उड़ा दिया, आपके जो इस वक्त खुफिया एजेंसी का जो चीफ था उसको उड़ा दिया, ये सब उड़ा दिए। खमेनी साहब को कोई कुछ भी नहीं कहता, उनके लिए दस्तरखान लगे जाते हैं। भाई कौन है? मैं डाउट क्यों भी करूंगा, मैं क्यों नहीं करूंगा कि मिली भगत भी हो सकती है कि ड्रामेबाजी चल रही है। अगर एक आदमी को कुछ नहीं होता, बाकी जो सीट पे आता है सारे मारे जाते हैं, उसी देश के लोग मार देते हैं, वहीं से सब कुछ आते हैं। सिर्फ आप जो है इजराइल को, सिर्फ जो है एंटी मुस्लिम सेंटीमेंट को, ये मुसलमानों के बीच में से तो छुपे हुए लोग हैं जो इन लोगों को कत्ल कर रहे हैं अपने ही देश के अंदर। ये सब बातों पर नजरिया बदलिए, सोचने का ढंग बदलिए, तो शायद इस दुनिया में रहने का आपको हक मिलेगा, वरना आप भुलाने के लिए तैयार हो जाइए। ठीक है, अगर आपकी बात हो गई हो तो माई साहब की तरफ जाने से तो पहले मैं अर्ज करूंगा कि इस तरह से तो मतलब बात यह है कि आप शक के दायरे में, आप पहले तो कुछ करें नहीं, आप पहले तो कुछ करें नहीं, और अगर कोई करता है, अपनी कुर्बानियां पेश करता है, सारी चीजें, मैं मेरी बात होगी भाई साहब, प्लीज प्लीज प्लीज, आप क्या सोच रहे हैं, मेरी बात आप पर गालिब आ जाएगी, आपके पॉइंट जो है डिरील हो जाएंगे, मेरी बात भी सुन लें प्लीज। मैंने इससे बात पूरी करने दूंगा, मैं एक सेंटेंस जोड़ ले। जी प्लीज। मैं नहीं कह रहा हूँ, अलेक्जेंडर दुगिन ने कहा है दुनिया का दार्शनिक वो है, पुतिन का गुरु माना जाता है, वो हो सकता है एजेंट हो, उस पर भी शक कर लें आप। पटाखे चलाते हो,
अगर तुम सिर्फ पटाखे चलाते अच्छा, हो मैं वही तो ये सेविंग आतिशबाजी मानी जाएगी। ठीक है, अगर खुश हो जाएंगे जैसे ठीक आप है, खुश हो रहे हो, हम जैसे पुतिन आप खुश हो रहे हो ऐसे लोग खुश हो हम जाएंगे। पुतिन रिजिम आप पे इतना जब तक क्यों भरोसा नेतन्याहू- करें? छोड़िए, हम जो चलिए, कुर्बानियां अपनी पेश कर रहे हैं उन पर शक करें मैं और किसी पुतिन की परवाह नहीं रिजिम पर हम करता, भरोसा मैं कर किसी लें। परवाह नहीं करता, पुतिन मैं का एक करता हूं। बंदा को कुछ कह रहा है तो हम जो है उसको मान लें। यहां पर जो जान दे रहे हैं, जो अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे हैं, हम उन पर शक कर लें। हम सारी की सारी वो जो हुकूमत जो जिस पर तहदीदात आयद हैं, जो कम अज कम मुस्लिम हुक्मरानों में, हुकूमतों में कुछ कर रहे हैं, आप उस पर शक करके अब होगा क्या? मुस्लिम दुनिया कम अज कम इस मामले में मुत्तहिद होती नजर आ रही, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कि हाँ भाई गाजा के हवाले से कुछ हो सकता है, कुछ एक बात बन रही है। तो यहां पर भी यानी इस तरह से यानी शक और शुबा पैदा कर दिया जाए, जो एक अरसे दराज से चल रहा है, नया नहीं है भाई साहब, कि ईरान मिला हुआ है। सीधी बात यही है कि ईरान मिला हुआ है। दैट्स इट। माजिद साहब आगे बढ़ें। खैर, हर एक की सोचने का अंदाज अलग होता है और किसी को एक बयान को अहमियत देकर उसकी एक पूरी एक फ़िलासफ़ा, एक लॉजिक बयान करना, खैर हर एक का अपना अपना इख्तियार है, लेकिन मैं अपनी बात करूँगा। यहाँ बिल्कुल मामला साफ़ है। अब देखिए OIC में कितने ममालिक हैं और उसके बावजूद भी ठीक है, इब्तिदा में अभी देखिए 617वां दिन है चल रहा है गज़ा के क़त्ल-ए-आम का। हमदर्दियाँ किसके साथ किसकी थी ये भी है, और यमन के जो लोगों के साथ जिसके हमदर्दियाँ, जिसके कहा जाए कि ये ईरान की जो है ताईदी है, तो ये फिर भी एक अज़म तो भी है। ज़ाहिरी तौर पर समझिए आप, ठीक है, उनका अमल उनका ज़मीर जानेगा। इन पूरे 57 मुल्कों में किसने आवाज़ उठाई? किसी ने सिर्फ ज़बान के सिवा और कुछ नहीं कहा। ठीक है, इनके भी कुछ मत है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसा कि 2024 का जो वाक़या, अप्रैल का जो जब दिवाली मनाई कह रहे थे ना लोग, बहुत से खाली वो आप जो है इसराइल के हमले के बाद आपने जो है दिवाली करवाई, ऐसा हालांकि कुछ मतलब था, तो शायद जब भी अगर करते तो शायद बात अलग हो सकती थी। लेकिन खैर जो भी हो मामला, लेकिन इस वक्त जो मामला है, इस वक्त जो तबाही इसराइल के अंदर, इसराइल के क़ल्ब पे, खुद जो है दारुल हुकूमत के क़ल्ब के अंदर, दारुल हुकूमत में भी क़ल्ब के अंदर जो स्ट्राइक हुई, जो ज़र्ब लगा, वो जो दर्द होता है ना आम लोगों को, खैर आम लोग ही मरने वाले हैं, इसमें कुछ नहीं है। नेतन्याहू तो होगा नहीं होगा आगे चलकर वो क्या है अलग उसका हो सकता है, लेकिन जो आम जो शहरी है इसराइल के, उन पर क्या गुजरी, उनको एक अंदाज़ा हो जाता है कि आज मैं बेघर हो गया हूँ। वहाँ से तो निकाला गया, ठीक है, कहीं होटलों में रखे होंगे, उनको अच्छी जगह रखे होंगे, ठीक है, उनको खाना पीना हो रहा, लेकिन एक एहसास तो होता, अपना घर छोड़ने का एहसास होता। तो उनको मालूम होगा कि गज़ा में तो हमने कितने हज़ारों लाखों लोगों के घर छुड़वा दिए जी। वो जो एहसास तो पैदा हुआ है ना, इसके लिए तो शाबाशी देनी होगी। और रही बात ईरान के जो है जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्लाह खामेनाई, उनको कुछ नहीं हुआ, ये मैं समझता हूँ कि देखिए ये सवाल इस वक्त नहीं है। एक जो है अगर उनको भी होता तो उनके भी नायब पहले ही मुकर्रर हो चुके हैं, और कुछ अजब नहीं है, हो भी नहीं, नहीं है। वो देखिए अपनी ज़िंदगी में ही उन्होंने बता दिया कि अगर कुछ हो जाता है तो मैं, क्योंकि देखो इंसान का भरोसा नहीं। अब देखिए कैसा हुआ परसों फ्लाइट का जो मसला है, खुशी से जा रहे थे, वो मिनटों में सैकड़ों में हो गया काम। तो देखिए ज़िंदगी एक बुलबुला है, उसी के बावजूद हम एक बहुत लंबी प्लानिंग करके चलते हैं दुनिया में। तो ये खैर, तो ये बताना मकसद है कि ठीक है ईरान की पॉलिसी में कुछ झोल हुआ होगा। और आप देखिए, आप एक ने बात कही आप कि एक अरसे से सैंक्शंस लगे हुए हैं, वो भी सैकड़ों सैंक्शंस, एक दो नहीं। उसके बावजूद वो कंट्री का सर्वाइव होना बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है वो, उसको तो आप अप्रिशिएट करनी होगी। तो ये यकीनन जो है, ये अगर ये जंग आगे बढ़ जाती है और जिस तरीके से जो दो ताकतें, खासकर चीन की जो लॉजिस्टिक सफर, मिलिट्री सपोर्ट तो नहीं है, मगर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट या डिप्लोमेटिक जो सपोर्ट मिल रही है, इस तरीके से रूस के साथ भी अभी देखिए, हालांकि पाकिस्तान का जो फौजी सिस्टम रिजीम है वो तो खैर बेभरोसा वाला है, लेकिन फिर भी एक उसको एक हिम्मत हो रही है। और आप अभी आपने जो है सऊदी अरब के शाह का बताया, हालांकि वो सबसे बड़ा अलाई है। अभी जो है ट्रम्प का जो ओपिनियन पोल गिर रहा था जी, मिडिल ईस्ट के दौरे के बाद उन्होंने जो थैले भर के ले गए पैसों के, रियालों के, डॉलर के, तो उससे उनको कुछ तकलीफ थी। लेकिन ये ऐसा मजनून आदमी बैठ गया जो अमेरिका को तबाह करने। अब देखिए कितनी रियासतें मुतासिर है वहाँ, 3 रियासतों में कर्फ्यू लग चुका है वहाँ जी। उसकी रिपोर्ट आप देखिए, आप
खुद आप देखिए न्यूयॉर्क टाइम्स में देखिए आपकी रिपोर्ट कैसी आई, खुद जी। जो है फॉक्स न्यूज़ में देखिए आपकी रिपोर्ट कैसी आई, वहाँ लोगों को जो है किस तरीके से कर्फ्यू का पहले मार मज़ा लग रहा है कि कर्फ्यू भी ऐसा होता है। ठीक। तो देखिए जब किसी कौम में, किसी तबके में, किसी ख़ानदान में एक बहरूपिया जब आ जाता है, इख्तियार जिसके हाथ में होता है या इक़्तिदार जिसके हाथ में होता है, जी। सूरत हाल ऐसी होती है। खैर मैं हिंदुस्तान के बारे में नहीं कहूँगा इस वक्त, आपने कहा कि मना हम नहीं करेंगे बात, जी। लेकिन अमेरिका के बारे में ज़रूर कहूँगा कि अमेरिका की तबाही का सबब वो खुद भी डूबेगा और इसराइल को भी लेके डूबेगा। हम तो ठीक। डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ठीक है भाई साहब, अब हम देश के हवाले से ही बात करेंगे, देश के इंटरेस्ट के हवाले से, क्योंकि जब भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो दुनिया का जो है एक बड़ा मुल्क है जिसकी अपनी अहमियत है और फिर इसके असरात भी हैं। तो वाहिद साहब से करूँगा, उसके बाद फिर आपसे भी यही सवाल होगा। वाहिद साहब, हमारे लिए, क्योंकि हमारी सरकार की पॉलिसी यानी ऑफिशियल सरकारी सतह पर जो पॉलिसी है वो कुछ और है, और हमारी जो मीडिया है जिसका बड़ा असर होता है, यानी ये भी समझा जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो एक माउथ पीस है, कहीं ना कहीं वो जो सरकार जो चाहती है वो हमारी मीडिया जो है बात वही करती है, मतलब सवाल भी नहीं कर पाती है, ऐसे भी है। तो वो मीडिया में ये जो चल रहा है भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा कि हमारे लिए, भारत के लिए, क्योंकि हम अगर कोई बात करें तो उससे पता नहीं हमारी खारिजा पॉलिसी पर क्या नुकसानात हो जाएं, तो हमको भी आपको भी सोचना पड़ता है बाज़ मौक़ों पर कि हम कोई ऐसी बात ना कर दें जिससे जो है कोई और जो हमारा दोस्त मुल्क हो उसको कुछ जो है ख़राब मालूम हो। तो अभी जो चल रहा है, हमारे लिए इज़राइल अहम है या ईरान अहम है? जो हमारे मफादात हैं उस हवाले से हमारे लिए अमेरिका अहम है या फिर रशिया अहम है? अगर कुछ परसेंट देकर भी अगर हम दें इजाफा, तो हम किसको दें वाहिद साहब? क्योंकि हमारी मीडिया में जो कुछ चल रहा है आप भी देख रहे हैं, माजिद साहब भी देख रहे हैं। जी वाहिद साहब, क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं? मीडिया हमारा जो मीडिया है वो अलग से एक चुनावी रणनीति के हिसाब से भी काम करता है जी। और किसी एक तरफा जो है इन्वेस्टमेंट है, तो फिर वो पूरी दुनिया में इस तरह के मीडिया काम करते हैं। कोई किसी पार्टी के लिए काम करता है, कोई किसी पार्टी के लिए काम करता है। अगर किसी दूसरी पार्टियों ने यहाँ कोई मीडिया बनाया ही नहीं है तो उसमें कोई क्या करे? रीजनल पार्टी वो खुद को मानते हैं और उन्होंने रीजनल स्तर पर अपने मीडिया बनाए हैं। वो रीजनल स्तर पर बात कर रहे हैं, नेशनल स्तर पर विपक्ष का कोई मीडिया है ही नहीं, तो फिर वो बात क्या करेगा? वो वही बात करेगा जो उसने करनी है। अब एक बात और सुनिए आप, सवाल ये है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। हम सिर्फ जियो पॉलिटिक्स के आधार पर मैं एक न्यूट्रल होकर आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि भारत ने हथियारों की बड़ी संधि इजराइल के साथ की है। जी। इजराइल के साथ हमने औद्योगिक जो फैक्ट्रियां हैं, ड्रोन बनाने की हैं, कई और तरह की मिसाइल डेवलप करने की हैं, कई वेपन्स बनाने की हैं। आत्मनिर्भर भारत हथियारों के क्षेत्र में बनाने की जो संधि है वो है इजराइल के साथ। व्यापार की संधि है ईरान के साथ, वहां से हम तेल लेते हैं, ग्रे मार्केट का भी इस्तेमाल करते हैं। हमने जो है अफगानिस्तान की नीति में जो है वो ईरान का बहुत बड़ा सहयोग भारत के साथ रहा है। चाबार बंदरगाह हमारा लॉजिस्टिक हॉर्मज और पूरे इस इलाके का जो ट्रैफिक रूट है, और यहाँ से यूरोप को जाने के लिए भी उसका एक हमने जो ग्वादर बंदरगाह चीन के काउंटर में जो है बनाई है, उसका भी इजराइल में जो रशिया से ट्रेन माल आता है भारत के अंदर, जो भी चीजें आती हैं तेल से लेकर कोयला से लेकर, वो सब कुछ जो है वो ईरान के रास्ते। तो ईरान का भी महत्वपूर्ण रोल है और ईरान का सिविलाइजेशन के हिसाब से भी एक महत्वपूर्ण जो है कनेक्टिविटी भारत के साथ रही है। तो भारत को ये फैसला करना मेरे ख्याल से बिल्कुल आसान नहीं है कि वो पूरी तरह इजराइल के साथ हो जाए या पूरी तरह जो है ईरान के साथ हो जाए। मुझे लगता है कि भारतीय नीति, देखिए मेरे कहने से ना हटेगा ना होगा। जो मुझे लग रहा है मैं वो बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि कुछ जो है जनता को इजराइल के समर्थन में खड़ा कर दिया जाएगा, तो अपना नारेबाजी से बता दिया जाएगा चलो हो रहा है। कुछ एक्शन जो है वो ईरान के फेवर में कर दिए जाएंगे तो ईरान के भी फेवर में लगेगा। तो बीच बीच का जो एक मामला है, जिस तरीके का पॉलिटिक्स में कम से कम डेमोक्रेसी जैसी जगह पे जो वोटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, देखिए जहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती है, जहाँ वोट जो है वो सरकार के काम के ऊपर नहीं दिए जाते हैं, उन्हें इन सब बातों की परवाह नहीं होती, वो सिर्फ फैसले करते हैं। जहाँ डेमोक्रेसी होती है वहाँ पॉलिटिकल पार्टियों को जनता के अंदर डेवलप किए गए सेंटिमेंट को एनकैश करने के लिए जरूरी होता है कि वो पोस्चर क्या करे, जेस्चर क्या करे। जबकि अमेरिका हमको जलील कर रहा है, अमेरिका हम पर जो है इल्जाम लगा रहा है कि हमने जो है पीस डील कर ली है, और जब हमारे प्रधानमंत्री कनाडा जाने वाले हैं उससे एक दिन पहले आज जो है जिस तरीके का खैर मकदम उन्होंने जो है पाकिस्तान के आर्मी चीफ को बुला के किया है वहां पर, तो भारत को एक पैगाम दिया गया है कि भारत को अमेरिका के मुकाबले पाकिस्तान ज्यादा पसंद है। तो मगर अब
पाकिस्तान ईरान के साथ भी खड़ा होता है, तो ये किस तरह जियो पॉलिटिक्स में चलता है कि कहीं कहीं हम कॉमन फ्रेंड भी होते हैं, कहीं कहीं हम दुश्मन के फ्रेंड भी होते हैं, या दुश्मन हमारा फ्रेंड भी होता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक सेंटिमेंट के हिसाब से लोकेशन या सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया जाए, वो नहीं। हर देश के साथ एक अलग तरह का रिलेशन होता है, और उस अलग तरह के रिलेशन को ही आगे मैनेज करने के लिए तो मोदी जी की जो पॉलिसी है, खारजा पॉलिसी, वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन कर रही है। मतलब हमारे लिए जरूरत क्या है, हर दो तरफ बैलेंसिंग लेकर चल रहे हैं कामयाब। मेरे ख्याल से हमारी तो जरूरत जो है, बड़ी सीधी बात यह है कि अगर रशिया की बात देखें तो देखिए, अमेरिका कुछ और चाहता है, कि अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान हो, और वो अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के साथ लड़े। जिस तरीके से इजराइल और ईरान लड़ रहे हैं, उसी तरह से जो ये वर्ल्ड वॉर का फैलाव है, वो किसी तरीके से इस इलाके में भी, साउथ एशिया में भी पूरी तरह से फैल जाए। ये तो अमेरिका के प्लान का हिस्सा है, वो दिखाई भी दे रहा है। हमारे लोग भी जानते हैं, हमारे स्टेट के लोग भी जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, इसीलिए ट्रम्प की बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। अलबत्ता व्लादिमीर पुतिन जो है, रशिया भी इस बात से नाराज है कि हमारा व्यापारिक झुकाव, जो ट्रेड डेफिसिट है, जो उसे हम सरप्लस जो कमाते हैं, हमारे बहुत सारे गुजराती भाई और दूसरे लोग जो जाते हैं, पूरे अमेरिका में रहते हैं, उनके सेंटिमेंट भी देखने होते हैं। उन्होंने अमेरिका के अंदर हर स्टेट में कुछ संगठन बनाए हैं, वो भारत में वोटों को जो है वो काफी इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उनका भी ख्याल रखना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ इंटरनल चीजों में फंसा हुआ है। सिर्फ इसमें व्यापार ही नहीं है, बल्कि इसमें सत्ता में बने रहना का भी एक स्ट्रेटेजी है। सीधी बात है, ऐसा तो कोई भी पार्टी नहीं करेगी कि अगर वो कोई कदम उठाए, यानी सीधे अमेरिका को पल्ला झाड़ दे, और वो तमाम वहाँ के जितने संगठन बनाए गए हैं पिछले 10 सालों में, उन सबको छोड़कर सीधे रूस के साथ खड़े हो जाए और यहाँ चुनाव हार के प्रधानमंत्री की सीट खो जाए, कौन करेगा? अब मेरा सवाल थोड़ा बदल जाएगा माजिद साहब से, प्लस हो जाएगा कि माजिद साहब, देश हित बड़ा है या पार्टी हित बड़ा है, पार्टी का मफाद बड़ा है? देखिए, बोलने के लिए तो देश हित बड़ा है, लेकिन पार्टी के हित पे देश को कुर्बान करने की मिसालें मिलती हैं। हम गुज़श्ता 11 साल से यही देखते आ रहे हैं। मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूँ। आपने 2 अहम चीज़ों पर अपनी बात रखी है, एक मीडिया का रोल और इंडियन फॉरेन पॉलिसी। जी, तो इंडियन मीडिया का जो रोल देखिए, हम जनवरी से पहले, ट्रम्प के इलेक्शन से पहले भी यहाँ उनकी पूजा की जाती थी, उनके लिए हवन किया जाता था, उनको जो है मोदी साहब का बहुत बड़ा दोस्त करार दिया जाता था जी। और वो आज दोस्त हिंदुस्तानियों को हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ डालकर भिजाता है। हमारे साथ नफरत कभी, जैसा वाहिद साहब ने कहा कि आज देखिए, आज सलामी लिया हो, अभी चल रही सलामी, वाशिंगटन में चल रहा, अभी जस्ट लाइव चल रहा अभी। तो ये इसका क्या मतलब है? अब देखिए, हरियाणा के बच्चे के साथ जो सलूक हुआ 2 दिन पहले की बात है, तो ये क्या मैसेज है? हवन करके हम। और एक बात, कुछ अरसा पहले, अभी भी चल रहा है, मैं तो अब देख के आऊँ, आई स्टैंड विद इजराइल, ये ट्रेंड चला शुरू कर दिया। अगर मैं आई स्टैंड विद फ़लस्तीन कहूँगा तो मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। मैं खुल के कह रहा हूँ, अगर मैं डीपी भी लगाता हूँ तो मेरे खिलाफ केस बन जाएगा फ़लस्तीन के बारे में। और दोहरा मियार, इसका जवाब क्या है हमारे साहब? फ़लस्तीन से तो हमारे मतलब सरकारी सतह पर तो हम जो है उनके तायद ही हैं। मैं जानना तो फिर आप देखिए, मेरी नॉलेज में, खैर वाहिद साहब तो वही उसी रियासत के हैं जी, मेरी नॉलेज में शायद 20 या 21 वाक़यात का मैंने रिपोर्ट किया था ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अभी नहीं, जी जी, वो भी काउ बेल्ट से, यहाँ से नहीं, काउ बेल्ट से हुआ। एक कर्नाटक से एक आया था, तो ठीक है। तो खैर एक मेंशन के लिए कहूँ। और दूसरी बात, अगर हम इसराइल के साथ हैं या फ़लस्तीन के साथ हैं, आप भी कह रहे हैं, तो कल जनरल असेंबली में वोटिंग हुई थी, जंग बंदी के बारे में हुई थी, जंग बंद करना। इंडिया नहीं चाहता जंग बंद करना, नहीं वो तो नहीं रहा वहाँ पर मौजूद। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ ना, नहीं तो आप जंग की तायद में वोट डालते थे, आप गायब हो गए की तायद में। हाँ जी, तो गायब हो गए आप वहाँ से। यानी मतलब आप जंग जारी रखना चाहते हैं, नंबर 1। इन कहीं ना कहीं एक मरहला आ जाएगा कि आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। यकीनन जैसा वाहिद साहब ने बात सही कही, बिल्कुल, ईरान के साथ हमारी जो इक्तिसादी, जो यानी इकोनॉमिकल जो हमारी टाइज हैं, हमारी कल्चरल जो टाइज हैं, वो बहुत गहरी हैं। वो आर्यन नस्ल है, हम भी आर्यन नस्ल, ऊपर के जो काउ बेल्ट के लोग हैं वो आर्यन नस्ल है। एक लिंक है उन लोगों के साथ, और यही वजह है कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है बहुत हद तक हिंदुस्तान के ऊपर है। और कभी भी हमारा उनका कहीं झगड़ा नहीं हुआ, बावजूद कई एक मसाइल पे इख्तलाफ ज़रूर हुआ है। अब ऐसे में अब इनको क्या स्टैंड लेना पड़ेगा? लेकिन मैं समझता हूँ कि जब मरहला आएगा आगे चलकर, अभी नहीं, अभी तो खैर 2 घोड़ों की सवारी हो रही है, आपको तो एक घोड़ा लेना ही पड़ेगा।
दो घोड़ों पे सवारी नहीं कर सकते। और रशिया के हवाले से भाई साहब? रशिया में देखिए, रशिया ने गुज़िश्ता 2-2.5 साल जब से तहदीदात लगी हैं, हिंदुस्तान पर मेहरबानियों की बारिश कर दी। अपना फ्यूल, अपना क्रूड पूरी तरीके से इनको 50% में वो भी उधार देना शुरू कर दिया। देखिए जी खैर, यहाँ के आवाम को उसका सिला मिल रहा नहीं मिल रहा, मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा, मैं वो हमारा इंटरनल मामला है वो। तो क्या उसके साथ क्या सुलूक किया गया? उसके साथ जो है हमेशा से, आप जाके यूक्रेन के साथ भी वो करते हैं, उसको भी गले लगा लेते हैं। खैर पुतिन तो गले मिलने नहीं दिया बेचारा, वो तो खैर हाथ से हाथ मिला दिया। वो भी कोशिश कर रहे थे उन्होंने, क्या है, मैं बगलगिर होने की बड़ी आदत है, बगल की बात सुगाने की बहुत बड़ी आदत होती है बात लोगों को। तो खैर ये बताना मकसद है कि हमारे जो सर्द महरी है हमारी जी रूस के साथ ताल्लुकात में सर्द महरी है, बावजूद अमेरिका हमारे खिलाफ, हमारे हिंदुस्तान के खिलाफ बावजूद करने के, जैसा भी एक मेंशन, एक इशारा दिया उन्होंने, गुजराती लाबी की बात की। अरे भाई, विचारधारा की लाबी कहिए, संघी लाबी कहिए, उसके अंदर आप खुल के क्यों नहीं बोलते? आप बिल्कुल बोलिए। आप, ये लाबी है जो वहाँ आपको मदद करती है, बल्कि पैसों से मदद करती है, पैसे भेजती है, यहाँ के समाज के लिए भेजती है। ठीक है, तो नहीं बताना है कि हिंदुस्तान की जो खारिजा हिकमत अमली की जो, क्यों नहीं हम जायजा लेते भाई? क्यों सवाल नहीं करते? हमारी जो फॉरेन पॉलिसी क्यों नाकाम हो रही है, उसका सबूत खुल के है कि हम 2 घोड़ों की सवारी करना चाह रहे हैं, और 2 घोड़ों की सवारी वही शहसवार कर सकता है जो जिसको बहुत मलिका हासिल होता है। क्या हम 2 घोड़ों की सवारी के लिए बराबर हमारी लीडरशिप उतनी तैयार है? ठीक है भाई साहब, 30 सेकंड में बताइए, अलहदा प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से बढ़ चढ़ कर जो है ईरान की तायद का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देखें तो हमारा जो ऑपरेशन है सिंदूर, वो ख़त्म नहीं हुआ है, और तीसरी जानिब इसी दरमियान जो तैयारे का हादसा हुआ, इस पर तहक़ीक़ात चल रही हैं। तो भाई साहब, हमारे खित्ते की सूरत हाल को किस तरह से देख रहे हैं? एक जानिब जबकि एक जंग जैसा माहौल बन गया है खलीज में, अब दूसरी जानिब अगर हम बर सग़ीर में देखें तो थोड़ा सा अभी तो पाउस आया है, लेकिन हम तो यही दुआ करेंगे कि वो बरकरार रहे। जी भाई साहब, बिल्कुल 30 सेकंड में क्या लग रहा है? एक ही सेंटेंस में खत्म जी जरूर। पाकिस्तान ईरान की कोई मदद नहीं कर पाएगा, नहीं करेगा, वो तो बस जबानी जमा कर, वो क्या छोटा सा मुल्क है, वो क्या करेगा? हम क्या करेंगे? दैट्स इट। बेसिकली भारत का, मैंने कहा ना, अभी 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। अभी मैं जो आपको बात कह रहा हूँ, कल से आप इसके नतीजे देखना शुरू करेंगे, आपकी बातचीत का ढंग बदल जाएगा। तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैलने वाला है। अभी इस पे कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। ठीक है भाई साहब, अलहदा प्रोग्राम जरूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद साहब, भाई साहब, दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, देखना यही होगा कि ये जो सूरत हाल है, जो हालात हैं, वो बड़े मतलब तशवीशनाक हैं। बहरहाल हर चंद घंटों में क्या होगा, हर चंद आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, इसका अभी यानी वाज़ेह तौर पर कुछ अंदाज़ा नहीं किया जा सकता। बहरहाल अंदाजे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मोबाइल से अपने अख्ताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।